19 साल से उन्हीं की सरकार है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो कितनी फैक्ट्रियां बनी है। ये ये किसान हितैषी सरकार कही जाएगी या किसान विरोधी कही? जितनी मिलें लग रही हैं सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। इस तरह का सुशासन बाबू वो कहे जाते हैं, सुशासन बाबू जो कहे जाते हैं वो सुशासन दे नहीं पा रहे हैं। योगी जी ने कहा बैतालपुर चीनी मिल को चलाने के लिए दो बार उन्होंने वादा किया। एक गौरी बाजार का चीनी मिल जो है औने पौने दाम में बेच दिया, 17 करोड़ में मात्र बेच दिया गया। ये तो जो है बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूँ हिंदुस्तान सपनों के मंच पर। और आप पत्रकारिता जगत के एक तरह से कह लीजिए भीष्म पितामह हैं श्रीमान राकेश चंद्र तिवारी जी। देवरिया में कांत वैली आपका स्कूल है, उसके चेयरमैन हैं। हम लोग काफ़ी समय तक एक साथ अखबारों में काम किए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किए। आपको बहुत कुछ अनुभव है, क्योंकि बिहार चुनाव की जो बात हो रही है तो हमसे ज़्यादा आपके पास अनुभव है। तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर राजद जो है कांग्रेस दोनों का गठबंधन रहा, उसके बाद भी स्थितियां इनके पक्ष में निराशाजनक रही। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, लेकिन जो परिणाम आए हैं वास्तव में निराशाजनक है। तो किन कारणों से इस तरह से राजद को, कांग्रेस को, यानी इंडिया अलायंस को इतना बैकफुट पर आना पड़ा? क्या इनकी जो है राजनीतिक गतिविधियां रही? हालांकि इन्होंने रोजगार जैसे मुद्दे को भी उठाया, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे को उठाया जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दे थे। उसके बाद भी लोग इनके मुद्दे को नकार करके पुनः एक बार जो है एनडीए को चुन करके सत्ता में फिर से बैठा दिए। तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या मतलब इन लोगों की कमियां क्या रही हैं और एनडीए का मतलब प्लस पॉइंट क्या रहा है कि इस बार 10वीं बार जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस के पास नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता चाहिए, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता चाहिए, आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, और इसका कांग्रेस में बड़ा अभाव है। दूसरी चीज राष्ट्रीय जनता दल की ले लीजिए। लालू जी ने बड़ा एक लंबा समय बिहार में राजनीति किया, हालांकि देश की भी राजनीति उन्होंने किया है, लेकिन प्रदेश की राजनीति करते हुए उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, कुछ आरोपों में सजा भी हुई। ये अलग की चीज है कि जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने बिहार में दबे कुचले पिछड़े लोगों को एक सामाजिक स्तर पर जो है उनको स्थान दिलाया, और उसी का परिणाम रहा कि वो काफी दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। अपने तो मुख्यमंत्री रहे ही रहे, अपनी पत्नी को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जो आरोप उनके ऊपर चारा घोटाले का लगा या वो नौकरी के बदले जमीन का लगा, ऐसे जो तमाम सारे आरोप लगे हैं जिसमें वो आरोप सिद्ध भी हुए। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले लिया, 10वीं बार ले लिया, और नौकरी का वादा, रोजगार का वादा उन्होंने भी किया है। पलायन का वादा किया है कि पलायन नहीं होने पाएगा। यही जो है वो सारी मूलभूत सुविधाएं 19 साल से उन्हीं की सरकार है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो कितनी फैक्ट्रियां बनी हैं। पुनः एक बार उन्होंने वही वादा किया है जो पिछली बार करते आए हैं। तो अब ये ध्यान देना होगा नीतीश जी को, इस बार की जो उन्होंने किया है उसको पूरा करें, उस वादे को पूरा करें। अगर पूरा नहीं करते हैं
देखिए इस अब तो जो है वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, कोलकाता में है, तो ये पूरा नहीं करते हैं और 5 साल उसी तरह से जैसे 19 साल गुजरा और 5 साल पुनः और गुजर जाएगा और उस पीरियड में, चुनाव के पीरियड में फिर से पैसा बांट दिया जाएगा, तो फिर से वही काम हो जाएगा, लोग इनको जो है ये मतदान कर देंगे, पुनः इनकी सरकार बन जाएगी। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता क्योंकि है, जो है यही चल रहा है, यही चल रहा है। भाई, राजनीति की एक परंपरा सी ये बनती जा रही है। 5 किलो जो राशन मिल रहा है लोगों को, तो ये बीजेपी के लिए एक तरह से कह लीजिए कि एक अमृत मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए एक अमृत मुद्दा है, वो ऑक्सीजन मिलता जा रहा है, ऑक्सीजन मिलता जा रहा है। भले ही आपके पास, लोगों के पास रोजगार न हो, रोजगार का अभाव हो, महंगाई हो, ये सब मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। क्यों? अब या तो जो चीजें बैकग्राउंड में मिल रही हैं, जैसा आपने पैसे की बात किया, राशन की बात किया और तमाम तरह की जो जिन योजनाओं से पैसे दिए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, वो उसी पर ही जो है लोग आसान्वित हो जा रहे हैं कि ये सरकार है तो हमको मिलेगी। या तो वो सोच ना पा रहे हों कि हमको हमारे परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, अगर उनको नौकरी मिलेगी तो ये तो राशन सेकेंडरी चीज हो गई, हम राशन जो है वो खरीद सकते हैं, लेकिन उसी को जो है मुख्य चीज मान ले रहे हैं कि चलो ये सरकार हमको राशन दे रही है, हमको गैस दे रही है, हमको तरह तरह से जो है वो सुविधाएं दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। जो मतदाता हैं, जो प्रदेश के या देश के चुनाव में सहभागिता अपनी दे रहे हैं, उनको जो है इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ये तो हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये लॉलीपॉप है। हमने देखा कि बार बार जो है पीएम की भी सभा हुई, तमाम तरह की कट्टा, गोली, कारतूस, तमाम तरह की बात हुई कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके शासन काल में भी देखा गया कि पटना के पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में, मतलब भर्ती एक मरीज क्या, वो भी अपराधी था, उसको जो है अपराधी ही जाते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। गया में एक होमगार्ड, एक बच्ची जो होमगार्ड थी, उसकी तबीयत बिगड़ती है, एम्बुलेंस से दवा कराने लोग ले जाते हैं और एम्बुलेंस में ही उसके साथ रेप होता है, तो ये क्या किसी जंगल राज से कम कहा जाएगा? जो इनकी सुरक्षा की नीतियां हैं, वो फेल है। वो जिस तरह का सुशासन बाबू वो कहे जाते हैं, सुशासन बाबू जो कहे जाते हैं, वो सुशासन दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार बन जा रही है। सरकार बनने का देखिए वो रीजन, वही रीजन है जो बस वोट फॉर नोट की बात, और नोट फॉर वोट की बात, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और तरह तरह से नोट दीजिए, वोट लीजिए, सरकार बनाइए। रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे तो एकदम नगड़े हो गए, पीछे छूट गए। लेकिन एक चीज और है विश्वकर्मा जी, ये जो शेष राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं, इनको भी अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी पार्टी जो है कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे चल रही है, इसको कैसे चलाया जाना चाहिए। ये राजनीति एक दिन का काम नहीं है, ये 12 महीने 24 घंटे का काम है, और हम जनता के बीच में बने रहें, उनके सुख दुख में बने रहें, उनकी मूलभूत समस्याओं से रूबरू होते रहें, तभी जो है हमारा कल्याण होगा राजनीति में। नहीं तो फिर इस ढंग की राजनीति, हेलीकॉप्टर से आए और मंच पे खड़े हो गए, भाषण दे दिए, ये चोर है, वो बनोर है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इससे राजनीति नहीं होगी। आपको धरातल पर उतर करके काम करना पड़ेगा, 12 महीने काम करना पड़ेगा, और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति
जतानी पड़ेगी और आपको 12 महीने चुनावी मोड में रहना पड़ेगा। देखिए, हमको लगता है बीजेपी 5 साल चुनावी मोड में बिल्कुल बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं और उसी का परिणाम है कि वो जो राजनीतिक परिदृश्य है अपने पक्ष में कर लेते हैं। और देखिए, कोलकाता का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल का, अब वहाँ जो है अदर प्रांत के कुछ बड़े लीडर जो है डेरा जमा लिए हैं, वहाँ डेरा जमा लिए हैं और वो तब तक जमाए रहेंगे जब तक वहाँ चुनाव नहीं हो जाता। उसके बाद 2027 का चुनाव पुनः उत्तर प्रदेश में होना है। तो जो नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल जो हैं, उन दलों को ये विचार करना पड़ेगा कि हम 12 महीने की राजनीति करें, 24 घंटे की राजनीति करें, केवल चुनावी राजनीति न करें। मोदी जी का जब आगमन राष्ट्रीय राजनीति में होता है तो उन्होंने जो बड़े नेता थे उनको जो है वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कांग्रेस को कम से कम सीखना भी चाहिए। कांग्रेस को भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में, कांग्रेस को ये सीखना चाहिए जिस तरह से मोदी जो है बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, हाँ, सेम उसी तरह से कांग्रेस भी राजनीति करना चाहिए। सफलता मिलेगा, तब सफलता मिलेगा, नहीं तो फर्क बैकफुट पर ही रहेंगे। हाँ, मजबूत विपक्ष भी नहीं दे पाएंगे, कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखिए, इंदिरा जी बहुत कम समय के लिए राजनीति से उनको विपक्ष में लाया गया, लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने पूरे सिस्टम को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो अपने ही दल के जो पूर्व के नेता हैं उन्हीं से कुछ सीखिए ना। अच्छा, एक बात और, ये 2027 में अपने उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है, तो क्या स्थितियां परिस्थितियां बन सकती हैं? अब देखिए, अभी तो घटनाक्रम बहुत उतार चढ़ाव पर हैं उत्तर प्रदेश में और बीच बीच में योगी जी पर भी तमाम ढंग के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन योगी जी बड़े मजबूती से जो है इन सारे आरोपों से जूझते हैं। योगी जी भी वही 12 महीने और 24 घंटे की राजनीति कर रहे हैं। योगी जी कभी मुख्यमंत्री रहते जनता से अपने को दूर नहीं कर रहे हैं और कुछ बड़ी घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वहाँ जो अपराध करने वाले हैं या घटना को जो कारित करने वाले हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। अपने जिस जनपद के हम लोग रहने वाले हैं, देवरिया जनपद के, तो यहाँ तमाम चीनी मिलें हैं। देखिए, योगी जी ने कहा बैतालपुर चीनी मिल को चलाने के लिए 2 बार उन्होंने वादा किया और आज तक प्रथम कार्यकाल जब उनका रहा तो उन्होंने जो वायदा किया कि बैतालपुर चीनी मिल को चलाया जाएगा, एक बार उन्होंने वादा किया, लेकिन बैतालपुर चीनी मिल नहीं चला और बसपा के शासनकाल में लगभग 2011 में गौरी बाजार का चीनी मिल जो है औने पौने दाम में बेच दिया, 17 करोड़ में मात्र बेच दिया गया, जबकि लगभग वो 150 करोड़ की जमीन है। देखिए, तो ये सारे मुद्दे जो है ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। जब आपका देवरिया और कुशीनगर दोनों जनपद एक था तो यहाँ 14 चीनी मिले 14 चीनी मिले हुआ करती 14 चीनी मिले हुआ करती थी और इसको जो है पूर्वांचल का ये एक ऐसा जिला था जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिल्कुल, ये पिछली सरकारों की भी लापरवाही है, सपा की बसपा की, कि उन्होंने मिलों को बेच दिया, उसका जीर्णोद्धार नहीं कराया और उसके बाद ये बीजेपी की भी सरकार बनी है तो यहाँ तो मिलों की ज़मीनें है ही हैं, मिलों की बहुत बड़ी बड़ी उनके फार्म हाउस हैं। अगर एक बड़ी मिल आपके देवरिया जनपद में लगा दी जाए तो हम समझते हैं देवरिया और कुशीनगर दोनों जगह गन्ना किसानों के गन्ने जो है यहाँ आ जाएंगे। देखिए, चीनी मिल बंद हो गया और हम ये आपके देवरिया जिले में जो है जो कैश क्राफ्ट था वो गन्ना ही था, धान गेहूं कैश क्राफ्ट नहीं है। तो किसान की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो बंद हो गया
और उसको चलाने के लिए किसी ने नहीं ध्यान दिया, केवल मिलों को बेचा, पैसा लिया और उसको जो है बंद कर दिया। अनियमितता भी हुई, अनियमितता भी हुई। जैसे गौरी बाजार की ही अगर बात किया जाए तो उतनी बड़ी जमीन, उतना बड़ा मतलब एक प्लांट जो है मात्र 17 करोड़ में बेच दिया गया, और आज तक वो जमीन जिसने लिया है उसके नाम पर दर्ज भी नहीं हुआ है, और किसानों का, मजदूरों का पैसा भी बकाया है, और उस पे जो हो वहाँ के किसान, काश्तकार, श्रमिक इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन आज तक इसका कुछ वायरा मतलब न्यारा नहीं हो पाया, इसका समाधान नहीं निकल पाया। ये सरकारों की कमी है, ये तो सरकारों की कमी है, सरकारों की कमी है। सरकारों ये देखिए, ये जितना पैसा दिया जा रहा है किसान निधि का, अगर एक एक जिले में ये मिलें लगा दी जाए, किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए कि आप ये खेती करिए, आप गन्ना लगाइए, मिलें हैं, आप उन मिलों को जो है वो गन्ने को मिलों पर पहुंचाइए, तो किसान निधि पा रहा है उससे ज्यादा आय के स्रोत उसको हो जाएगा। अच्छा, ये साल में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलता है, हा? एक दिन का कितना हो गया पैसा सोच लीजिए जरा। तो लगभग एक दिन का 16-17 रुपए, 16.5-17 रुपया हुआ। एक दिन की मजदूरी कह लीजिए, या उसको किसानों का सम्मान कह लीजिए, किसानों का सम्मान है जो 16.5 रुपये में उसका सम्मान किया जा रहा है, किसान सम्मान निधि। जबकि एक दिन अगर कोई लेबर काम करता है तो 400, 500 रुपए मिल जाता है। तो आप हैं कहाँ, किसान है कहाँ, गरीब आदमी है कहाँ? वही झुंझुना है, झुंझुना थमा दिया गया है भाई। उससे आप उन पैसों से किसानों के हित में काम करिए ना, वहाँ चीनी मिलें लगाइए और तमाम वहाँ खाद कारखाने लगवाए जाएं, जिससे जो है लोगों को रोजगार भी मिले और किसान को सम्मान के साथ उसके उपज का पैसा मिले। अभी आपने कहा 14 चीनी मिलें था देवरिया में, तो करीब करीब हमको लगता है कि ढाढ़ा चीनी मिल को छोड़ दिया जाए। अभी तो ढाढ़ा नया बना है, तो बात की है सपा सरकार की, लगभग जो है सारी चीनी मिलें प्रतापपुर को छोड़ करके सारी चीनी मिलें बंद है। प्रतापपुर चल रहा है, सारी चीनी मिलें इधर बंद है। तो उन चीनी मिलों को न चला पाना भी सरकार का एक जो सबसे बड़ा असफलता है। सरकार चाहती तो चीनी मिल अगर नहीं चलाना चाहती तो उस जगह पे जो है कोई ऐसा उद्योग धंधे लगा देती, कोई अन्य कंपनी लगा देती जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता था या मिलेगा। यही नहीं सरकारें कर रही हैं। हाँ। और जनता जो है इसके लिए प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं। आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, ये अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं कि जो है ये मतदाताओं के लिए जो है किसानों के लिए हमारे यहाँ मिलें दी जाए। ये भी तो इनका फेल्योर है, आपके विधायक का फेल्योर है, आपके सांसद का फेल्योर है। जितनी मिलें लग रही हैं सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। अच्छा, अब देखिए ये गेहूं की फसल की बुआई शुरू हो गई है, करीब करीब काफी जगहों पे बोई जा रही है। अब देखिए खाद की सबसे बड़ी किल्लत है, NPK कह लीजिए, डाई कह लीजिए, मतलब प्रचुर मात्रा में जो गोदाम बने हैं, सरकारी गोदाम, कोऑपरेटिव, वहाँ खादों की इतनी किल्लत है, कालाबाजारी हो रहा है, ठीक है। और प्राइवेट में लोग खाद खरीदने के लिए 1200-1400 का खाद खरीदने के लिए 2-2 हजार रुपये लगा करके प्राइवेट खाद खरीद के जो है गेहूं की बुआई करने के लिए मजबूर है। और आप कहते हैं कि किसानों के आय को हम दुगना करना चाहते हैं, दुगना करेंगे। कैसे संभव है भाई? कैसे संभव है आप बताइए। जो किसानों के संसाधन हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे तो किस तरह से आप किसानों के आय को दुगना करेंगे? ये मुद्दा है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जब किसान को अपनी फसल लगानी है तो फसल लगाने में जो मूल सुविधाएं हैं वही नहीं रहेगी तो फसल लगेगी कैसे? बिल्कुल, फसल कैसे लगाएगा किसान? खाद कहाँ से, खाद वो पैदा तो करेगा नहीं, ये सरकार ही उपलब्ध कराएगी कि ये किसानों के लिए इतनी खाद
हम यहाँ दे रहे हैं, तो खाद का तो अभाव है। पिछली बार जो है धान के फसल में देखिए लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ी। ये तो सरकार का फेल्योर है ना। ये तो ऐसा खाद तो ऐसा होना चाहिए कि किसान जाए और तुरंत उपलब्ध हो जाए। अब 2 बोरी खाद लेने के लिए दिन भर वो लाइन में लगता है, औरतें लाइन में लगी रहती हैं। तो वो कब जुताई करेगा, कब खेत बनाएगा और कब बुआई करेगा। ये किसान हितैषी सरकार कही जाएगी या किसान विरोधी कही जाएगी या क्या कहा जाएगा, आप बताइए। अब ये तो जो है बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है ना कि समय पर किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। बस अदम गोंडवी का शेर है, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। बिल्कुल वही स्थितियां हैं। और हम लोगों ने प्रयास किया कि एक जन समस्या से, किसान समस्या से एक मुद्दा आपको दें। हमारा प्रयास होगा कि हम फिर अगली बार एक नया मुद्दा आपके सामने ले आएं और उससे आपको रूबरू कराएं। सीधे जो गांव जवार से किसान जुड़े हुए हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, वो लोग हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे और सरकार की नाकामियों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सरकार किन मुद्दों पर फेल हो रही है, सरकार को करना क्या चाहिए कि किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को लाभ मिल सके। तब तक आप इंतजार करिए हिंदुस्तान सपनों का। जय जोहार। जय जोहार।